Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 8 of class 6 history, and the chapter's name is Vital Villages, Thriving Towns. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist, and I will also provide the link of the playlist in the description also. So if you are new to the channel, please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss our any new video. So let's begin with our today's chapter, Vital Villages, Thriving Towns. So जैसा कि नाम से सजेस्ट होता है कि इस चैप्टर में आज हम कुछ विलेजेस के बारे में जानेंगे एंड टाउन्स के बारे में, जो कि इस पीरियड में पूरे जो हमने अभी तक पढ़ा तो वो उसमें किस तरह डेवलप हो रही थी, इन विलेजेस में किस तरह के लोग रह रहे थे, वो किस तरह के काम कर रहे थे, अब जो टाउन डेवलप हो रहे थे उनमें किस किस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही थी, किस तरह के वहाँ पर लोग रह रहे थे एंड किस तरह वो जो टाउन्स विलेजेस से धीरे धीरे टाउन में कन्वर्ट हो रहे थे. ठीक है. सो प्रभाकर एट ब्लैकस्मिथ शॉप. सो ये प्रभाकर है. अब प्रभाकर एक लोहार की दुकान के सामने बैठा हुआ होता है एंड वो वहाँ पे जो भी काम हो रहा होता है उसको अच्छे से देख रहा होता है. तो वो देखता है कि एक छोटी सी बेंच पर कुछ आयरन टूल्स जैसे कि एक्स हो गई, सिकल्स हो गए, तो वो सब तैयार हैं एंड रखे हुए हैं और वो सेल होने के लिए तैयार हैं. ठीक है. तो वो देखता है वहां पर आग जली हुई है और दो लोग हीटिंग एंड बीटिंग के काम में लगे हुए हैं. मतलब कि एक बंदा जो है वो लोहे को जला रहा है आग में और दूसरा बंदा जो है उसको बीट कर रहा है, उसको मार रहा है ताकि उसको डिजायर्ड शेप दी जा सके. राइट. तो ये जो सारा काम था ये बहुत ही ज्यादा हॉट एंड नॉइसी था. ठीक है. बट फिर भी प्रभाकर को ये सारा काम जो है बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लग रहा था. आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर. अच्छा, आप जहां पर भी बैठे हुए हो जरा उसके चारों तरफ मुड़कर देखो. देखो लोहे या फिर स्टील का यूज कहाँ कहाँ हो रखा है. ठीक है. तो अब आप नोटिस करोगे कि लगभग हर जगह जो है लोहा कहीं ना कहीं यूज हो रखा है. ठीक है. ऑलमोस्ट हर चीज में कुछ ना कुछ यूज है लोहे का. राइट. बट फिर भी हम लोग जो है लोहे के यूज को एकदम ग्रांटेड ले लेते हैं. हम इसकी ज्यादा केयर ही नहीं करते. ठीक है. हमें लगता है कि ये सारी चीजें जो है वो अनंत काल से बस चलती आ रही है और आगे भी आयरन जो है आयरन का यूज चलता ही रहेगा. ठीक है. हम ये सोचते हैं. तो एकदम शुरुआत में एंशिएंट टाइम में लोगों को लोहे के बारे में नहीं पता था. तो लगभग 3000 साल पहले से जो है हमारे सब कॉन्टिनेंट में लोहे का यूज होने लग गया. बट उससे पहले वाले जो हैं 10,000 साल पहले, 7,000 साल पहले हमने पढ़ा था ना, जो हंटर गैदरर्स वगैरह, तो उनको उस टाइम लोहे का यूज के बारे में नहीं पता था. सो आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे आयरन एंड वेपन टूल्स मिले हैं मेगालिथिक बरियल से. मेगालिथिक बरियल क्या है? हमने पढ़ा था ना कि जो बरियल साइट में उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते हैं. मेगालिथिक जो है, मेगा मतलब बड़ा एंड लिथिक मतलब स्टोन, तो जो बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते हैं चारों तरफ बरियल के, तो उसको हम क्या कहते हैं? मेगालिथिक बरियल. तो ऐसे बरियल्स में बहुत सारे आयरन टूल्स एंड वेपन्स आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं. सो आज से लगभग 2500 ईयर्स पहले से जो आयरन का यूज है वो तेज होने लग गया. ठीक है. एविडेंसेस से पता चलता है कि 3000 साल पहले से तो यूज होने लग गया था आयरन का, बट लगभग 2500 से ना वो यूज थोड़ा तेज हो गया. ठीक है. अब इस टाइम पे क्या था कि जो एक्सेस थी वो फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए यूज करने लग गए लोग. उसके बाद आयरन प्लगशेयर हमने पढ़ा था ना कि जो आयरन प्लगशेयर है वो कैसे वुडन प्लगशेयर को रिप्लेस कर दिया था एंड ये सारी चीजें जो है वो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन में हेल्प कर रही थी. ठीक है. तो इस तरह के कुछ कुछ नए नए यूजेस जो है वो आ रहे थे आयरन से. अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन. इरिगेशन. तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि आयरन प्लगशेयर की वजह से एग्रीकल्चर में के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ. ठीक है. जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी बढ़ गया. तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कुछ और भी जो है स्टेप्स लिए गए थे. ठीक है. तो उसी के एक स्टेप है इरिगेशन की. इरिगेशन सिस्टम में किस किस तरह के चेंजेस आए तो वही हम देखेंगे. अब हमने बहुत सारे किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में पढ़ा, बट ये जितने भी किंग्स एंड किंगडम्स थे बिना फ्लरिशिंग विलेजेस के सपोर्ट के ये इतने बड़े बन ही नहीं सकते थे. ठीक है. फ्लरिशिंग विलेजेस मतलब कि जो उभरती हुई विलेजेस हैं जो काफी उन्नति कर रही हैं एक तरह से, तो ऐसे विलेजेस के सपोर्ट से ही कोई राज्य है जो है वो बहुत बड़ा बना है. ठीक है. कोई राजा है वो बहुत बड़ा बना क्योंकि उसकी जो बेसिक रूट्स थी, जो विलेजेस थी, वो डेवलप हो रही थी, वो फ्लरिश हो रही थी. अब पिछले चैप्टर्स में हमने ट्रांसप्लांटेशन के बारे में पढ़ा था. राइट. कि जो राइस है, जो पैडी है, उसको ट्रांसप्लांटेशन के सिस्टम से उगाना शुरू किया गया था ताकि और जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो. अब इसके साथ साथ इरिगेशन भी जो है उसमें भी चेंजेस ला रहे थे, उसको भी बढ़ाया जा रहा था. तो पहले जो है लोग वो सिर्फ और सिर्फ बारिश पे ही निर्भर कर रहे थे, बट इसके बाद कुछ कुछ इरिगेशन सिस्टम्स भी लाए गए, जैसे कि कैनाल्स हो गई, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स. तो ये सारी चीजें बनाई गई इरिगेशन के लिए.
तो आप अगर इस चार्ट में देखोगे तो इरिगेशन जो वर्क था उसकी कुछ स्टेजेस दी हुई हैं, बाकी यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनकी हेल्प से हमें ये जो ब्लैंक स्पेसेस हैं इनको फिल करना है। तो पहले ही सारे पढ़ लेते हैं। लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल, farmers also benefit because crop production is more certain, farmers have to increase production to pay taxes, kings provide money and plan irrigation work। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले किंग्स नीड मनी फॉर आर्मीज, पैलेसेस, फोर्ट्स। ठीक है, क्योंकि अब जैसे जैसे उनके जो साम्राज्य हैं वो बड़े हो रहे थे तो उसकी वजह से उन्हें ज़्यादा आर्मी चाहिए, पैलेसेस चाहिए, ठीक है, फोर्ट्स चाहिए, तो ये सभी चीज़ों की जरूरत थी। अब इन सभी को बनाने के लिए क्या होगा, पैसा लगेगा। पैसा कहाँ से आएगा, टैक्स से। तो इस सब की वजह से क्या हो रहा था, दे डिमांड टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स। तो जो किंग्स थे वो फार्मर से ज़्यादा टैक्स डिमांड कर रहे थे। अब टैक्स देने के लिए फार्मर्स को क्या है, प्रोडक्शन इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो इसमें आएगा ये वाला पॉइंट, फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। नाउ फोर्थ में लिखा है दिस इज पॉसिबल विद द इरिगेशन। अब फिफ्थ में देखो यहाँ पे था किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क। ठीक है, कि किंग्स ने जो है इरिगेशन वर्क जो है प्लान किया, ताकि अब उनको पैसा चाहिए कहाँ से आएगा, फार्मर्स से। फार्मर्स की हेल्प वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आखिरकार रेवेन्यू तो चाहिए ना। तो ये वाला आ गया फिफ्थ पॉइंट। अब यहाँ किंग ने प्लान एंड मनी तो प्रोवाइड कर दिया, बट अब इस काम को कौन करेगा, इस प्लान को इंप्लीमेंट कौन करेगा, वर्कर्स। तो लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल, तो सिक्स्थ में आ गया लेबर, ये वाला पॉइंट। तो सेवंथ में है प्रोडक्शन इंक्रीजेस, कि जब इरिगेशन सिस्टम सेट हो गया पूरा तो इसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। सो डज रेवेन्यू, प्रोडक्शन बढ़ी तो उसकी वजह से जो फार्मर्स थे वो और ज्यादा टैक्स दे पाए राजा को। अब इसकी वजह से क्या हुआ, नाइन्थ में फार्मर्स ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ बारिश पे निर्भर नहीं रहना पड़ रहा। अब उनको अगर पानी चाहिए तो वो इन इरिगेशन सिस्टम्स की हेल्प से ले सकते हैं, तो इसलिए उनकी जो प्रोडक्शन थी और ज्यादा सर्टेन हो गई। तो ये वाला हो गया नाइन्थ पॉइंट।